हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। आज मैं आपके लिए कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है नरमुंड वाली चुड़ैल। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेन परमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान थे। उनकी शादी को करीब 5 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो जितेन पूजा पाठ में कम मानते थे, पर रास्ते में मंदिर आ जाए तो वो सिर झुका लेते थे। जितेन की नौकरी का समय तो दिन में 9 घंटे होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते थे, पर जितेन का पार्टनर उस रात बीमार होने की वजह से जितेन को सर्विसिंग के लिए अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जितेन ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई, तभी उन्हें वहाँ एटीएम बूथ के बाहर एक लड़की दिखाई दी। जितेन ने सोचा कि शायद उसे पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेन एटीएम बूथ के अंदर आए, वो लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा। जितेन अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उनकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहाँ उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनके पसीने ही छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वो जितेन की ओर घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर जितेन का दिल बेतहाशा तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन आया। ये फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते हुए हाथों से जितेन फिर अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेन ने सोचा कि पहले उसने जो भी देखा था वो सब उसका भ्रम था। वो काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गए। जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली तो एक बार फिर से उनका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेन बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहाँ से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार ये आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वो घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बंद पड़ गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। जितेन को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नज़र आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। जितेन ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। न उनकी चीख निकली
न उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेन जी के तो पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेन जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेन बेसुध रहे और काफ़ी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वो राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। गांव के बाहर का वो बगीचा बहुत डरावना था। उसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित थी। वर्षों पहले उस बगीचे से एक महिला की लाश मिली थी। वो महिला रात के 12 बजे कुछ अघोरियों के साथ अनुष्ठान के लिए गई थी। सुबह अघोरियों का अता पता न था और महिला का शव बरगद के पेड़ से लटका हुआ मिला था। शव की आंखें यूं फटी हुई थी मानो उसने काल को देख लिया हो। वैसे ही जैसे कुछ देख लेने के बाद आधी रात में कुत्तों का समूह बेवजह विलाप किया करता हो। एक और उसकी झूलती गर्दन मानो तिरछी नज़रों से पूरे गांव वालों को निहार रही थी। पूरे गांव के बच्चे बूढ़े सब उन्हें परमेश्वर चाचा कहते थे। चाचा ये कहानी सबको सुना रहे थे और कई लोग उन्हें घेरे ये कहानी एक टक लगाए सुन रहे थे। शहर से पढ़ाई पूरा कर लौटे अनुराग के भी पांव ठिठक गए जब परमेश्वर चाचा ये कहानी सबको सुना रहे थे। वो माथा धुनते हुए आगे निकल गया। अंधविश्वासी कहीं के। उसकी ये बुदबुदाहट किसी ने सुनी नहीं। आगे गांव के प्राइमरी स्कूल के पास उसे अपने बचपन के 3-4 दोस्त मिल गए। उसकी आंखें चमक उठी। गेहूं कटाई कर सब खेतों से लौट रहे थे। कुशल क्षेम पूछने के बाद अनुराग ने उनसे पूछा, ये परमेश्वर चाचा क्या उलझुलुल कहानी लोगों को सुनाते रहते हैं? सब दोस्तों ने एक दूसरे का मुंह निहारा। एक ने कहा, सही तो कहते हैं, भरी दोपहरी में भी उस बगीचे के पास से गुजरने में भी डर लगता है। अंधेरा ढलने के बाद तो। अनुराग को जाने क्या सूझा, क्योंकि उसे इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था, सो उसने कहा, मैं रात को 12 बजे भी बगीचे में उस बरगद के पेड़ के पास जा सकता हूँ। दोस्तों ने अनुराग की बातों का मजाक उड़ाया। जिद्दी अनुराग ने कहा, आज रात 12 बजे हर हाल में मैं वहाँ जाऊँगा। सबके चेहरे की भाव बदल गए। तब आज के बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, अनुराग ने कहा। अब दोस्तों की भी उत्कंठा जागृत हो उठी थी। सबको लगने लगा कि शायद अनुराग सही हो। तब तय हो गया सब, शाम को सब मेरे घर पर आ जाओ। कहते हुए अनुराग अपने घर की ओर चल दिया। उसके घर पहुंचने से पहले उसके माँ बाबूजी तक ये खबर आग के लपटों की भांति पहुंच चुकी थी। माँ बाबूजी अनुराग को समझाते समझाते थक चुके थे। अनुराग का 10 वर्षीय छोटा भाई चुपचाप ये सब देख रहा था। जैसे किसी बालक को कुल्फी खाने से मना किए जाने पर उसका बाल मन हठी हो जाता है, वैसा ही हट आज अनुराग पकड़ चुका था। घर में मातम का माहौल था। शाम 7 बजे के बाद अनुराग के दोस्तों संग पूरा गांव उसके आंगन में था। कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवी अनुराग के निर्णय के साथ थे। बाकियों को मानो यह गांव के लिए प्रेत से उद्धार पाने का सुअवसर प्रतीत हुआ। मध्य रात्रि में अनुराग के सब दोस्त व कुछ बूढ़े बुजुर्ग उसे बगीचे के बाहर छोड़ने गए।
निडर अनुराग ने सबको विदा किया और अकेले बगीचे में प्रवेश कर गया। दिन में दूर से सुंदर दिखने वाला वृक्ष बड़े भयानक और डरावने से प्रतीत हो रहे थे। अनुराग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके दाएं बाएं दोनों ओर आम और बांस के विशालकाय वृक्ष थे। मानो घने गहरे केसों तले छुपी कोई स्त्री, जिसके चेहरों का अता पता नहीं था। धम 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 चलते चलते अनुराग पीछे पलटा। उसके हाथों में एक छोटा सा टॉर्च भी था, जो उसने घर से चलते वक्त साथ रख लिया था। उसने टॉर्च जलाया। दूर दूर तक घने वृक्षों की काली छाया और कुछ नहीं था। अनुराग को आभास हो रहा था मानो उसके पीछे पीछे कई और पैरों की आहट हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। फिर उसके मन में ख्याल आया, वो तो निडर है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा। पैरों की आहट भी उसे उतनी ही तेज सुनाई पड़ने लगी। अगल बगल के वृक्ष भी वो खुली आंखों से देख पा रहा था। उसे वो वृक्ष नहीं बल्कि काल्पनिक कहानियों में मौजूद चुड़ैलों के खुले बाल प्रतीत हो रहे थे। अतः उन काले वृक्षों की ओर न देखते हुए उसने निश्चय लिया, मगर ये अनेक पैरों की सुनाई पड़ने वाली काली आहट का वो क्या करे। आखिर उस बरगद के पेड़ तक भी पहुंचना था। पूरा बदन पसीने से सराबोर, मन में प्रेत को लेकर भयंकर उहापोह। ओह, क्या करे। आंखें बंद कर वो दौड़ पड़ा उस बरगद के पेड़ की ओर, जिसकी कहानी आज दोपहर में परमेश्वर चाचा सबको सुना रहे थे। यह भी भाव आ चुके थे कि माँ बाबूजी की बात मान लेनी थी। सामने बरगद का वो विशालकाय पेड़, उसकी विशाल भुजाएं, घने केस और मानो दो घूरती आंखें। गुप्त अंधेरा। निढाल अनुराग के दिमाग में आती ये तमाम बातें, टॉर्च की रोशनी की सीमाओं के बाहर का वो चीखता चिंघाड़ता अंधेरा। धीरे धीरे अर्धमूर्छित अनुराग बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा मन को सांत्वना देता कि कहाँ होते हैं भूत, अब जल्दी से घर लौट चलूं। पर विचार कर अनुराग जैसे ही पलटा कि पीछे से किसी ने उसकी कमीज़ की कॉलर को मजबूती से पकड़ लिया। शक्तिहीन अनुराग ने भय के मारे कोई प्रतिरोध न किया, मगर वो अपनी टांगे चाह कर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। नीचे एक और गिरा टॉर्च अपनी काली रोशनी इधर उधर लुढ़क रहा था। अनुराग की आंखों के आगे छाता अंधेरा गहराता गया, और गहरा और गहरा। सांसें खत्म, आंखें खुली और एक और झूलती उसकी गर्दन। सुबह पूरे गांव में कोहराम मचा था। बरगद की एक टहनी में उलझी अनुराग की कमीज और वो स्वयं, उसकी झूलती गर्दन। चारों ओर फिर से वही कहानी। एक चबूतरे पर बैठे परमेश्वर चचा व उनकी बूढ़ी आंखों में बढ़ता एक रहस्यमयी विश्वास। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर। हमारी तीसरी कहानी का शीर्षक है शैतानी रास्ता। वैसे तो इस बात को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं, पर आज भी उस भयानक घटना को याद कर मेरी रूह तक कांप जाती है। मेरा नाम मुकेश है। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज के पहले साल में पढ़ाई किया करता था। दिवाली से पहले ही हमारे पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो गई थी, इसलिए हमें उस दिन 25 दिनों का वेकेशन मिला था। दिवाली आने को अभी 3 दिन बाकी थे। मुझे शांत जगहों पर जाना अच्छा लगता था, पर मेरी पढ़ाई के चलते मैं इतना बिज़ी रहता था। पर इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं अपने मामा के गांव जाऊंगा। मैं 3 साल से वहाँ नहीं गया था, पर
इस बार मैंने पक्का जाने का मन बना लिया था। पापा काम में बिजी होने की वजह से वहाँ जाने से मना कर रहे थे, तो माँ ने भी जाने से मना कर दिया। अब मुझे अकेले जाना था। पापा ने ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट करवा दिया। ट्रेन का सफ़र तब और अब भी बेहतरीन हो जाता है जब आप अपने गांव जाने निकलो। शहर के शोर शराबे से दूर अगर हमें कहीं सुकून चाहिए तो वो गांव ही हमें देता है। वो मस्त वातावरण में ताज़ी हवाओं और लहराते खेतों का आनंद, वो चारपाई पे बैठकर नाना से पुराने किस्से सुनना, बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। रात में यही सब सोचते हुए कब पूरी रात ट्रेन के सफ़र में गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह के 9:45 बजे मैं रंगेर स्टेशन पर उतरा। रंगेर वहाँ का बड़ा तालुका था। मेरे मामा मुझे लेने आए थे। वहीं स्टेशन के बाहर मस्त चाय समोसे का आनंद उठाकर हम टुक टुक रिक्शा में बैठकर हमारे गांव सुतुर जाने निकले, जो वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर था। घने जंगलों के रास्ते होकर हम अपने गांव पहुँचे। नाना नानी ने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया। फिर मस्त चूल्हे पे बना स्वादिष्ट खाना और फिर मस्त लेट गया। शाम को गांव में रहता मेरा दोस्त रंगा, जो मेरी उम्र का था, वो मुझसे मिलने आया। अरे दोस्त, बहुत साल बाद आए यार, तुम कैसे हो? ठीक हूँ दोस्त, तुम सुनाओ? बस कट रही है। सुबह जल्दी उठकर भैंस का दूध निकालो, दोपहर में खेत जोतो और कोई काम बिगड़े तो बापू की गालियाँ सुनो। बस यही ज़िंदगी रह गई है हमारी गांव में। गांव तो फिर भी ठीक है भाई, यहाँ सुकून तो है, वरना शहर में जीना मतलब रेस में लगे रहो बस। टेक्नोलॉजी का आदमी पे कंट्रोल हो गया है। आपस में मिलने से अच्छा उस मोबाइल पे मिलाप कर लेते हैं। गाड़ियों का तो भंडार लगा हुआ है। प्रदूषण हमें खा रहा है या हम उसे खा रहे हैं, बस यही लगा पड़ा है। इसलिए जो लोग जब शहर से ज़्यादा थक जाते हैं तो उन्हें सुकून पाने के लिए गांव की याद आती है। जैसे हम भी आ गए। हाँ दोस्त, यहाँ बड़ा सुकून मिलता है, पर समस्याएं तो यहाँ भी हैं। बेचारा किसान खेत में मेहनत कर कर के थक जाता है, पर बारिश की बूंद तक सही समय पर नहीं गिरती। बिजली तो ऐसी जाती है मानो हमारे लिए तो उसका अस्तित्व न के बराबर है। सही है दोस्त, बस यही आस है एक न एक दिन ये सब बदलेगा ज़रूर। तभी उनके सामने से लखिया की बेटी मोहिनी अपने घर की तरफ जा रही थी। रंगा उसे छेड़ने के लिए मस्ती करता है। आय हाय मेरी दुल्हनिया, कहाँ जा रही हो? मोहिनी कहती है, गोबर लेने जा रही हूँ, तुम खाओगे क्या? फिर वो चली गई। हाँ हाँ, तुमको तो वो कुछ भाव ही नहीं देती। बहुत प्यार करते हैं हम उनसे, कभी तो मानेगी। दिवाली का दिन आ गया था। शाम के करीब 5 बज रहे थे। मुझे अपने मामा ने अपने पास बुलाया। देखो बेटा मुकेश, मेरी तबीयत ख़राब है और तुम्हारे नाना को भी घुटनों का दर्द है। क्या तुम जाकर किरदी गांव के पास आई रमाकांत डेयरी में दूध दे आओगे? उन्हें दिवाली के लिए अतिरिक्त दूध चाहिए। उन्होंने मुझसे बड़ी उम्मीद से कहा है। हाँ मामा, ज़रूर आऊँगा। रंगा को साथ लेके उसके साथ मोटरसाइकिल पे चला जाता हूँ। कुछ देर बाद दोनों दूध के केन के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ किरदी गांव के लिए निकले, जो वहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर था। रमाकांत डेयरी में दूध देने के बाद वो करीब 6:30 बजे हम वापस आने के लिए निकले कि हमारी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई। उसकी खराबी दूर करते हुए मैकेनिक को 8 बज गए। रात हो गई थी। यार, इस मोटरसाइकिल की वजह से हमें देर हो गई। दिवाली के रात के आधे मज़े इसने ख़राब कर दिए। अब वापस जाते हुए भी देर हो जाएगी। तभी मुकेश ने अपना मोबाइल निकाला और मैप पर जल्दी पहुंचने का दूसरा रास्ता खोजने लगा। तभी वो बोला, अबे बुड़बक रंगा,
एक और शॉर्टकट रास्ता भी तो है, तूने बोला क्यों नहीं? देख, मैंने ढूंढ लिया, वहीं से चलते हैं। नहीं यार, वो मुझे भी पता है, पर हम उस रास्ते से नहीं जा सकते। वो रास्ता भूतिया है और आज तो अमावस्या भी है। यार तुम गांव वाले भी ना कुछ भी अफवाहें फैलाते हो। भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो, हम सिर्फ आधे से कम समय में ही गांव पहुंच जाएंगे उस रास्ते से। रंगा ने कई कोशिशें की, पर मैं नहीं माना। हमने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई। आगे जाने पर एक मुड़ा हुआ गहरे जंगल से जाता कच्चा रास्ता दिखाई दिया। वो वही रास्ता था। दिवाली की अमावस्या की रात और अंधेरे का पूरी तरह फैला साम्राज्य। वो रास्ता और भी भयानक लग रहा था। रंगा ने फिर चेतावनी दी, पर मैंने तो मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की रोशनी से हम आगे बढ़ रहे थे। रात कीड़ों की भयानक आवाज़ें गूंज रही थी। कुत्ते जंगल में कहीं रो रहे थे। हम आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमारी मोटरसाइकिल के आगे से कोई साया तेज़ी से गुजरा और गायब हो गया। हम दोनों बुरी तरह सहम गए। हमारी धड़कनें बढ़ गई। फिर मैंने रंगा से कहा, कुछ नहीं था यार, बड़ा हवा का झोंका होगा, डरना मत। हालांकि अब मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था। फिर तभी हम दोनों ने सामने जो देखा, हमारी रूह कांप उठी। ठीक रास्ते के बीच कोई खड़ा था, मुंह पर लंबे बाल ढके हुए, सफ़ेद साड़ी पहने हुए। उसे देख हम काफ़ी डर गए थे। रंगा डरते हुए, हमें माफ़ कर दो, हम गलती से इस रास्ते पर आ गए हैं। आत्मा माता हमें बख्श दे, वादा करता हूँ लखिया की बेटी को देखूंगा तक नहीं। तभी मैं मोटरसाइकिल से उतरा और चलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। रंगा ने मुझे काफ़ी रोका, पर अब मैं उसके पास पहुंच चुका था। तभी मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हा 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 हा। हे आत्मा, मेरे दोस्त के दिमाग पर हावी मत हो। मैंने कहा, अबे डरपोक, ये सिर्फ एक पुतला है जो यहाँ किसी ने लोगों को डराने के लिए रखा हुआ है। रंगा ने भी आकर देखा, तब उसके जान में जान आई, पर पुतले पर कुछ लिखा हुआ था, खतरा। मैंने उस पुतले को उठाकर दूर फेंक दिया और फिर हम आगे बढ़ गए। सुनो, वो लखिया की बेटी वाली बात अब झूठ मान लेना, हाँ, रंगा ने बोला। मैं ज़ोरों से हंसने लगा। अंधेरे को चीरते हुए हमारी मोटरसाइकिल आगे बढ़ रही थी। तभी जैसे तूफान आया हो, वैसे ज़ोरों से हवाएं चलने लगी। रात कीड़ों की भयंकर आवाज़ें तेज़ हो गई। हमारी मोटरसाइकिल भी बंद पड़ गई। पर तभी एक तेज़ बिजली कड़की और सामने हमने जो देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एक भयानक शरीर और दो मुंह वाले एक सर चुड़ैल का, जिसके लंबे नाखून, मुंह चीरा हुआ, खून बहता हुआ, आंखें गुस्से से लाल, आग उगलती हुई, लंबे भयानक बाल बिखरे हुए। दूसरा सर प्रेत का, लंबे भयानक नाखून, बड़ी भयंकर आंखें, लंबे भयानक कान और मुंह से निकलते नुकीले दांत। दोनों शैतानों के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी थी। उन्हें देख हम दोनों की हालत खराब हो गई थी। वो दोनों ज़ोरों से चिल्लाए, हमारी जगह आने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम दोनों को काट कर तुम्हारे जिस्म का खून पिएंगे, तुम्हारा मांस नोचेंगे। हा 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 हा। हम दोनों ने पूरी तेज़ी से दौड़ लगाई, जंगल में भागने लगे। वो भयानक शैतान हमारे पीछे थे, भयानक चिल्लाहट करते हुए। हम एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। हमने देखा वो हमें बुरी तरह से खोज रहे हैं। हमारा बचना मुश्किल था। फिर उन्होंने हमें देख लिया और कुल्हाड़ी हमारी तरफ दे मारी, पर हम बच गए। हम फिर जान बचाकर दौड़े। हमारी सांसें फूल गई थी, हम कांप रहे थे। दौड़ते हुए मेरे दोस्त रंगा का पांव फिसला
और वो एक लाल बड़े पत्थर पर जाकर टकराया। वो वहीं बेहोश हो गया। मैंने उसे जगाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। पर तभी मेरे पीछे वही शैतान खड़े थे। वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़े। तभी एक चमकता हुआ विस्फोट सा हुआ और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली, मैं अपने गांव के घर में था। मेरे मामा, नाना, नानी और गांव के कुछ लोग खड़े थे वहाँ। मैंने रंगा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो भी ठीक है। फिर मैंने सारी घटना बताई। नाना ने पूछा, तुम दोनों हमें गांव के बाहर बेहोश पड़े मिले। हमें तुम्हें पहले ही उस रास्ते के बारे में बता देना चाहिए था। मैंने कहा, पर नाना जी हम तो वहाँ थे, फिर गांव के बाहर कैसे आए? नाना ने बताया, जैसे तुमने बताया रंगा लाल पत्थरों से जाकर टकराया था। बेटा, वो एक दैवीय स्थान था जहाँ एक दैवीय साधु नार ऋषि की समाधि है। उन्हीं की दैवीय आत्मा ने तुम्हें बचाया और सुरक्षित यहाँ पहुँचाया। मामा ने कहा, बेटा वहाँ कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पति और पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो दोनों मारे गए थे। जिस दिन वो मरे वो दिन भी अमावस्या का था। तब से वहाँ कई सारे मौतें होने लगी। इसलिए सब ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। रंगा ने मुझे कहा था पर मेरी जिद ने हमें खतरे में डाल दिया था। नार ऋषि जी की जय हो जिन्होंने हमारी जान बचाई, वरना हमारा बचना मुश्किल था। उस दिन के बाद आज तक उस भयानक चेहरे को मैं भूल नहीं पाया। मैं जब भी गांव जाता हूँ उस भयानक रास्ते की तरफ देखता तक नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम यकीन करें ना करें, पर वो होती ज़रूर हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी चौथी और आखिरी कहानी की ओर। इस कहानी का शीर्षक है रहस्यमय लड़की की भटकती आत्मा। पिछले काफ़ी समय से कराची के गली मोहल्लों में नीली साड़ी वाली एक मृत लड़की की भटकती आत्मा के किस्से से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कुछ पूर्व वर्ष पहले ताहिरा नामक एक लड़की एक दुर्घटना में मौत का शिकार हो गई थी, लेकिन उसकी हर बरसी के पश्चात पुलिस को ये रिपोर्ट मिली कि किसी नीली साड़ी वाली लड़की ने अमुक स्थान पर रात में किसी मोटर कार को मार्ग में रोका और उसके चालक से लिफ्ट देने की प्रार्थना की। उस लड़की से मिलने के 1-2 दिन बाद ही कार चालक स्वयं भी किसी न किसी हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चला गया। नीली साड़ी वाली इस रहस्यमय लड़की का पहला शिकार कराची का एक उद्योगपति हुआ। ये उद्योगपति आधी रात के पश्चात एक नाइट क्लब से निकलकर कार से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नीली साड़ी वाली लड़की ने रोका। कार रुकी तो लड़की ने कहा, यदि आपको कष्ट ना हो तो आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। उद्योगपति इसके लिए मान गया, मगर जब उसने अपनी गाड़ी उस लड़की के बताए हुए मोहल्ले में रोकी तो उसने पाया कि लड़की कार से गायब थी। उस नौजवान ने यह विचित्र घटना अपने कई मित्रों को भी सुनाई। घटना के 3-4 दिन बाद एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक मैकेनिक तथाकथित प्रेत छाया का शिकार हो गया। रात के वक्त वो मैकेनिक कारखाने से अपना काम निपटाकर स्कूटर से अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक नीली साड़ी वाली लड़की ने रोका और उससे कहा कि वो उसे करीब की ही एक इमारत तक पहुंचा दे। बताया जाता है कि मैकेनिक पहले तो कुछ झिझका, लेकिन तभी उसकी निगाह लड़की की गर्दन के आसपास के कुछ जख्मों पर पड़ी और उसका दिल पसीज उठा। पूरे रास्ते लड़की पूरी तरह खामोश रही। स्कूटर के रुकने पर वो चुपचाप उससे उतर पड़ी और अभी मैकेनिक ने आगे बढ़ने के लिए अपना स्कूटर मोड़ा भी नहीं था
कि वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आप पूछेंगे मैकेनिक का क्या हुआ? वो भी 2-4 दिन बाद ही अपने कुछ दोस्तों के साथ समुद्र में नहाने के लिए निकला और वहाँ पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। मैकेनिक के बाद एक पुलिस अधिकारी का नंबर आया। तस्करी नियंत्रण विभाग का ये वरिष्ठ अधिकारी एक रात कार से अपने घर वापस जा रहा था कि उसने देखा कि नीली साड़ी पहने एक लड़की उसे रुकने का संकेत दे रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोक दी। उसे शक हुआ कि वो लड़की अपराधियों के किसी गैंग से जुड़ी हुई है। लड़की ने उसे बताया कि वो एक दुर्घटना में जख्मी हो गई है और तुरंत अपने घर पहुंचना चाहती है। पुलिस अधिकारी को उसने अपनी गर्दन पर हुए जख्म दिखाए। आखिर वो उसे उसके घर तक लिफ्ट देने के लिए मान गया। उसकी गाड़ी एक बंगले के सामने पहुंची। लड़की ने उसे वहीं रुकने को कहा। लड़की के अंदर जाने पे अधिकारी ने सावधानीपूर्वक उस बंगले का नंबर नोट कर लिया और फिर कार अपने घर की ओर मोड़ ली। अगले दिन उस लड़की के बारे में ज़रूरी जानकारी लेने जब वो अधिकारी उस बंगले पर पहुंचा तो वहां रहने वाले एक बूढ़े सज्जन ने कहा कि उस लड़की का हुलिया बिल्कुल उसकी अपनी बेटी ताहिरा जैसा है। उसने बताया कि बरसों पहले एक दिन ताहिरा अपने भाई के साथ घूमने के लिए निकली थी। आधी रात के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तभी उनकी कार एक बिजली के खंभे से जा टकराई। लड़का तो बच गया मगर ताहिरा वहीं मर गई। मगर बूढ़े पिता की ये कहानी सुनने के बाद पुलिस अधिकारी पर क्या गुजरी होगी इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन 3-4 दिन बाद ही तस्करों के एक गिरोह को पकड़ने का प्रयास करते हुए वो गोलियों का शिकार हो गया। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी घटना या कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं ऐसी ही और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।